हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में देखो हमने इंटीग्रेशन की बात की थी और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज हम उसके कंटिन्यूएशन में इंटीग्रेशन की थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। तो देखो न्यूमेरिकल्स करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन की कुछ प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर ना। तो कुछ में लिमिट लगी होगी, कुछ में लिमिट नहीं लगी होगी। जिसमें लिमिट नहीं लगी उसमें हमने आखिरी में आंसर में एक सी और ऐड कर देना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और जिसमें लिमिट लगी होगी उसमें लिमिट कैसे लगानी है वो हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो उसी के कंटिन्यूएशन में देखो आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखो यहाँ से तुम देखो, यहाँ पर मान लो हमने सबसे पहले लिया कुछ ऐसा, है ना। देखो कुछ ऐसे लिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3dx, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन बोला हमें कि इसका इंटीग्रेशन कर दो 0 से लेके 2 तक, ठीक है। इस तरीके से हमें इंटीग्रेशन दिया, ठीक है ना। या फिर चलो ऐसा ले लेते हैं, इसको 1 से लेके 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ले लिया हमने। अब इसमें क्या करना है, देखो लिमिट लगी हो या ना लगी हो, स्टार्टिंग का प्रोसेस तो पूरा एक ही है। लिमिट तो हमने सबसे आखिरी में लगानी है ना। लिमिट तो हमने सबसे आखिरी में अप्लाई करनी है। पहले तो हमें क्या करने हैं, इंटीग्रेशन के रूल ही लगाने हैं। पहले तो हमने क्या करने हैं बच्चों, इंटीग्रेशन के रूल ही लगाने हैं। तो इंटीग्रेशन के रूल लगाते हैं। देखो पहले तो देखो इसको अलग अलग कर लिया, 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 4x dx 1 से 2 प्लस इंटीग्रेशन 3dx 1 to 2, ठीक है ना। इस तरह से देखो अलग अलग कर लिया। अब तुम देखो इसमें क्या करेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, एक्स पावर n+1 अपॉन n+1, है ना। तो बोलो कितना हो जाएगा, एक्स पावर 2+1 अपॉन 2+1। अभी डायरेक्ट करेंगे अभी एक दो क्वेश्चन के बाद, है ना। अब तुम्हें याद हो गए होंगे ये, 4 को बाहर लो और फिर बताओ x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पावर 1 है, तो बोलो क्या हो जाएगा, x पावर 1+1 अपॉन 1+1। लिमिट लगानी है 1 से लेके 2, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या करना है, कांस्टेंट को हमें बाहर लेना है, तो 3 को हमने बाहर लिया और इंटीग्रेशन ऑफ dx, और ये क्या कर दिया 1 से 2, है ना। या फिर देखो dx का इंटीग्रेशन तुम्हें क्या बताया था, x होता है ना। तो इसको भी देखो यहीं पे लिख देते हैं, अकेला dx होता है तो उसका इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, x होता है। तो ये देखो ये dx का इंटीग्रेशन हमने क्या कर दिया, x कर दिया और लिमिट लगा दी 1 से लेके 2, ठीक हो गई बात। तो इस तरह से हमें पता लग गई बात। बस अब क्या करना है बोलो, x³/3, तो देखो 1/3 को बाहर ले लो और ये क्या बन जाएगा, x³ और 1 से लेके 2 -4। इसमें बोलो 2 को बाहर ले लो, ये 2 बाहर आ गया और ये क्या बना बोलो, x² और लिमिट क्या लगानी है 1 से लेके 2 प्लस 3। तो इसमें क्या लगाएंगे बोलो, x की जगह 2 लगाओ और लोअर लिमिट की जगह 1 लगाओ। तो ये हमने कर दिया। अब बताओ 1/3 अपर माइनस लोअर, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 2³ माइनस 1³, ठीक है। माइनस में 2, ये बताओ अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, 2² माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 1², है 2² माइनस 1² प्लस ये 3 इंटू कितना हो गया बोलो 1 हो गया। चलो सही है। अब देखना कितना हुआ है, यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं, बोलो यही बताया था ना, अपर माइनस लोअर, जहां जहां x हो वहां पहले क्या पुट करो, अपर लिमिट पुट करो, माइनस जहां जहां x हो वहां पे फिर क्या पुट करो, लोअर लिमिट पुट करो, ठीक है ना। तो देखो ये 8 माइनस 1, ठीक है, ये आ गया माइनस में 2 और ये देखो 4 माइनस 1 प्लस ये कितना हो गया 3। अब बताओ ये कितना हो गया 7/3 और ये कितना हो गया बोलो माइनस में 6, ये कितना हो जाएगा प्लस में 3, ठीक है। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई। तो अब बस सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो बताओ कितना आ गया आंसर, 7/3 -3, है ना। इसको ऐड कर दिया, देखो -6 + 3 -3 आ गया। तो बोलो कितना आ गया, एलसीएम ले लो, तो 7 - 9/3, है ना। 7 - 9/3, तो माइनस में 2/3 आंसर आ गया, है ना। -9 + 7 तो माइनस में 2/3 आंसर आ गया। तो यही क्या हो गया, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखो एक थोड़ा फास्टर तरीका भी बताता हूं तुम्हें, है ना, जो जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए सब्जेक्टिव में कभी लिखना हो ऐसे प्रॉपर लिखना है ना। सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखना है तो प्रॉपर ऐसे लिखना है। देखो एक फास्टर तरीका भी तुम्हें बताता हूँ, है ना। देखो क्या करें, देखो उसी से करेंगे अब ज्यादातर हम सॉल्व, है ना। आप क्वेश्चन ज्यादातर उससे सॉल्व करेंगे, कहीं सब्जेक्टिव में लिख रहे हो तो पूरा डिटेल में लिखना, नहीं तो देखो डायरेक्ट तरीका कैसे करना है। अब देखो अब तो तुम समझ ही गए, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो। अब देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, x³/3, x² का इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा, x³/3 माइनस 4x dx, x dx मतलब x²/2, है ना। x dx का मतलब बोलो क्या हो जाएगा, x²/2, ये कट हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस में 2x², ठीक हो गई बात। अब ये 3dx,
तो बताओ 3 बाहर और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो क्या बचाएगा बताओ, तो ये क्या आ गया बोलो, ये आ गया 3x। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। x स्क्वायर का कर दिया हमने x³/3 -4 बाहर x dx का x²/2, 2 और 4 से कैंसिल होकर 2 बचा, और 3 dx का मतलब क्या हो जाएगा 3 बाहर और dx का क्या हो जाएगा x, और लिमिट क्या बचेगी, लिमिट क्या बचेगी बताओ, बताओ लिमिट आई बताओ 1 to 2 है ना, लिमिट देखो क्या आ जाएगी 1 से लेके 2 आ जाएगी। अब क्या करो, पूरे x में एक साथ अपर लिमिट पुट कर दो, माइनस पूरे में एक साथ लोअर लिमिट पुट कर दो, पूरे में एक साथ अपर लिमिट पुट कर दो, माइनस पूरे में एक साथ लोअर लिमिट पुट कर दो। दोनों ही तरीके सही है, दोनों से ही आंसर सेम आएगा। अलग अलग कर लो चाहे इसमें कर लो, कोई दिक्कत वाली बात बच्चों नहीं है, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ऐसे करने से थोड़ी कैलकुलेशन बच जाएगी, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं है, दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तो अपर माइनस लोअर, तो देखना जरा ध्यान से, अपर में पुट करें ना बोलो पहले, तो अपर में पुट करते हैं बताओ 2, ये 8/3 माइनस ये कितना हुआ बोलो 4, और ये हुआ 8। ठीक है, x की जगह क्या पुट कर रहे हैं 2 2 2 पुट कर रहे हैं, पहले x की जगह क्या पुट कर रहे हैं 2 2 2, तो जो भी पावर लगी है वैसा का वैसा रखना पड़ेगा। फिर आगे देखो 3 × 2 कितना हो गया 6, ये तो अपर हो गया, माइनस लोअर पुट करो, x की जगह 1 1 1 पुट करो है ना, 1 पुट करो, बताओ क्या आएगा 1/3 माइनस ये कितना आएगा 2, और ये कितना आएगा प्लस में 3, ये इस तरह से आ गया ना, लोअर पुट करो 1/3 - 2 प्लस में क्या आ गया 3। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब जरा देखना यहाँ ध्यान से, 8/3 - 2, 8/3 - 2 माइनस ये कितना हो गया बताओ 1/3 + 1 है ना, ये कितना हो गया बोलो 1/3 + 1। ठीक है, 3 - 2 1 हो गया, चलो सही है। बोलो अब आगे सॉल्व कर लें इसको, तो कितना आया बोलो 8/3 - 1/3, ये तो हो गया बोलो 7/3, और -2 + 1 कितना हो गया बोलो है ना, -2 - 1, ये कितना हो गया -3, -2 - 1 कितना हो गया -3। कैलकुलेशन ध्यान से कर लेते हैं, देखो तो बताओ कितना आ गया -9 + 7, तो बताओ कितना हो गया माइनस में 2/3, एलसीएम ले लिया बस है ना, तो आंसर कितना आ गया -2/3। बोलो यहाँ से भी कितना आया था -2/3। कहने का मतलब ये है कि तुम डायरेक्टली पूरा इंटीग्रेशन एक साथ कर लो, और पूरे में एक साथ अपर माइनस पूरे में एक साथ लोअर, ऐसे भी कर सकते हो है ना। इससे थोड़ा कम स्टेप में हो जाएगा, इसमें थोड़ी ज्यादा स्टेप लगती हैं, दिक्कत किसी में भी नहीं है। जो करो बस सही से करना, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, इतना नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, इतना नोट करो देखो है ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब कर रहे हैं देखो इसको, देखो नेक्स्ट देखो सेकंड नंबर है ना, नेक्स्ट देखो एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 7 - 2x dx है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 7 - 2x dx। कोई लिमिट नहीं लगी हुई है ना, तो कोई लिमिट नहीं लगी हुई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आखिरी में c लगा के छोड़ देंगे है ना, आखिरी में c लगा के छोड़ देंगे। एक ऐसे टाइप का इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट टाइप का इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, 7 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। अलग अलग कर लो, नहीं तो पूरा एक साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 7 को बाहर ले लो और इंटीग्रेशन ऑफ dx -2 को बाहर ले लो और इंटीग्रेशन ऑफ x dx। ठीक है, अब बताओ 7 इंटीग्रेशन हो गया x उसका, माइनस में 2 x पावर 1 एक तरह से हो गई, और x²/2 हो गया, x पावर n+1 अपॉन n+1, प्लस क्या आ जाएगा बोलो c आ जाएगा, आखिरी में लगा दो बस c। ठीक है, तो आंसर कितना बना बताओ 7x - x² + c, ये आंसर हो जाएगा क्या है ना इस इंटीग्रेशन का। लिमिट जब लगाओ तो c नहीं लगाना है ना, लिमिट जब लगी रहे तब जो वैल्यू आएगी बस वही आंसर हो जाएगा। लिमिट जब नहीं लगी हो तो आखिरी में ये c लगा देना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्लियर हो गई इतनी बात। आगे देखो, ठीक है, इसको c को लगाने का लॉजिक देखो, बस इतना सही है कि हमने क्या बोला, इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आना चाहिए। तो बताओ डिफरेंशिएट करोगे इसको, 7x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 7, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। अब बताओ यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो तब भी वो तो 0 आएगा,
डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है 0, और अगर यहाँ कुछ एडेड नहीं हो कांस्टेंट तब भी यहाँ पे 0 आएगा। तो हमें पता नहीं है कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट है कि नहीं, ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं एक कांस्टेंट लगा देते हैं। हो सकता है इसकी वैल्यू 0 ही हो, वो डिपेंड करेगा कुछ गिवन कंडीशंस पे, सी निकाल भी सकते हैं, वो हम आगे वाले पार्ट में देखने वाले हैं, है ना। पर अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो तब भी डिफरेंशिएट करोगे तो यही आ रहा है, और अगर कोई कांस्टेंट यहाँ नहीं हो तब डिफरेंशिएट करो तब भी यही आ रहा है। तो हमें पता नहीं है कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, कोई वैल्यू एडेड है या सब्ट्रैक्टेड है, कुछ हम कह नहीं सकते, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं, है ना। तो कोई लॉजिक ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि जब भी बिना लिमिट के लगाओगे तो सी लगाओगे, और बिना लिमिट के करोगे, है ना, जब लिमिट के साथ करोगे तो सी नहीं लगाना, क्योंकि उसमें तो हम फिक्स कर दिया हमने यहाँ से यहाँ तक, तो फिक्स हो गया ना, वो तो एक फिक्स वैल्यू आएगी, तो फिक्स वैल्यू आएगी तो बस उसमें तो एक वैल्यू आती है फिक्स, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, तो इतनी बात हमने कर ली, इसके आगे नेक्स्ट देखो, एक और करके बताओ जरा, ये भी करके बताओ, देखो ये ऐसे 2t माइनस टी स्क्वायर प्लस 9 dt 0 to 1, ठीक है। ऐसे टाइम में भी वेरिएबल हो सकता है, कोई बात नहीं, एक्स ही जरूरी नहीं है, ऐसे टी भी चल सकता है पूरा, है ना। पर ये सारा होना क्या चाहिए, एक ही होना चाहिए, अगर जो डी के साथ लगा है वो ही पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, जरा जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे और आंसर बताएंगे, है ना। अब तो तुम थोड़ा फास्टर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखना ध्यान से, 2 को बाहर लिया, और देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, जरा डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो टी स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका क्या करोगे टी क्यूब बाई 3 प्लस इसका क्या करोगे 9t, है ना, और लिमिट क्या लगा दोगे 0 से 1, ये 2 काट दो, क्लियर हो रही है बात। अब बताओ अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, अपर का मतलब टी की जगह पहले क्या पुट कर दोगे 1 पुट कर दोगे, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 1 क्यूब बाई 3 क्या हो जाएगा 1/3, 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा प्लस 9, ये हो गया, माइनस टी की जगह पर क्या पुट करो 0 पुट करो, 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, पूरा ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक हो गई बात। तो अब बताओ कितना आ गया, 9 प्लस 1 10 माइनस 1/3 इक्वल टू कितना हो गया 30 माइनस 1, तो कितना हो गया 29/3, 30 माइनस 1 तो 29/3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। तो 29/3, 30 माइनस 1 29/3, ये आंसर हो जाएगा। तो सब लोगों को देखो इतनी बात समझ में आ गई, ये थर्ड पार्ट तक हमने कर लिया, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया, रब करते हैं इसको, ठीक है। इसको भी देखो रब कर रहे हैं, नोट कर लेना, तो मैं ना मैं रब कर रहा हूँ, इसको पॉज करके स्क्रीन नोट कर लो। आगे देखो ये वाला करके बताओ, देखो है ना, जो भी नंबर है ना, मैं आगे लिख रहा हूँ डायरेक्टली, जो भी नंबर है तुम लगा लेना इसके आगे। देखो ये ऐसा देखो 1/x² प्लस 2/x³ प्लस 3/x⁴ dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इस तरह की कंडीशन दी है और इसका हमें क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है ना, जो भी नंबर है वो आगे लगा लेना। तो देखो अब ये बताओ क्या इसको भी सेपरेट कर लोगे, तो सेपरेट कर लोगे, अब डायरेक्ट करने में दिक्कत आ रही है तो सेपरेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, dx/x² 2dx/x³ प्लस 3dx/x⁴, ठीक है। इसको देखो अब इसमें क्या करेंगे बोलो, x पावर, अब रूल लगा रहे हैं तो बस इंटीग्रेशन का साइन गायब, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, 2 लगाओ x पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस 3 लगाओ x पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। तो कितना आ गया बोलो, माइनस में 1/x आ गया। फिर बताओ ये कितना है, -3 + 1 -2, 2 कटेगा माइनस में, और x पावर -2 है तो माइनस में 1/x² आ जाएगा, ठीक है। बोलो कर लोगे ना कैलकुलेशन, ये -2 आया, -2 2 का 2 है तो -1 आया, और x पावर -2 है तो -2 पावर को हमने नीचे लिख लिया तो 1/x² आ गया। ये बताओ -3 है, 3 और 3 इसको कट करो, कितना आ जाएगा -1, -3 और ये प्लस 3 है ना, -1 आ जाएगा, और x पावर -3, तो x पावर -3 का मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐसे है ना, x पावर -3 का मतलब क्या हो जाएगा 1/x³ आ जाएगा। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई, अच्छे से बात पता लग गई, ऐसे हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात, नोट कर लो इसको। फिर नेक्स्ट लिखते हैं, देखो नेक्स्ट करते हैं, देखो आगे आओ, है ना। एक लिया हमने x पावर 3/2
प्लस, है ना, देखो ऐसे x पावर हाफ प्लस x पावर 3/2 प्लस x पावर 5/2 dx। ठीक है, इस तरीके से लिया हमने, इस तरह का फंक्शन है। ठीक है ना, अब जरा करते हैं इंटीग्रेट, बोलो कर दे डायरेक्ट, है ना, आसान सा लग रहा है तो, है ना। तो x पावर n प्लस 1 इसको साथ लाओ, क्या आएगा, x पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस x पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस x पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। ठीक है, ये लगा दिया। देखो तो अब बताओ यहाँ पे क्या करें, x पावर 3/2 और ये 3/2 तो ये 2/3, तो 2/3 x पावर 3/2, है ना, 3/2 ये 2/3 हो गया। अब देखो प्लस ये कितना हो गया बताओ, 2 5/2 तो ये कितना हो गया 2/5 x पावर 5/2, है ना, ये 2/5 ये 2 5/2 2/5 x पावर 5/2 प्लस ये 2 ये देखो 7/2 तो कितना हो जाएगा 2/7, है ना, ये कितना हो गया बोलो, ये 2/7 और ना ये देखो 2/7 और x पावर 7/2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और आखिरी में सी लगा दो, है ना, इसमें भी आ जाएगा सी तो, है ना, कोई बात नहीं, अगर कहीं मिस भी कर रहे हैं तो सी अंडरस्टूड है। जब भी बिना लिमिट के कर रहे हैं तो आखिरी में क्या लगा देना है, सी लगा देना है ना, बिना लिमिट के कर रहे हैं तो आखिरी में एक सी लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, इंटीग्रेशन हो गया। ऐसे देखो एक और बताना, नंबर डाल लेना आगे का, इतने लिख लो, है ना, इसको लिख लो। फिर आगे देखो, अब हमसे बोला इंटीग्रेशन x√x dx, ना, हमसे बच्चों कह रहे हैं इस बार कि इंटीग्रेशन x√x dx बताओ। अभी तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल जैसा हमने नहीं पढ़ना, है ना, यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल जैसा जो है हम नहीं करेंगे, है ना, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरह होते हैं तो उसकी मैथ्स में ही जरूरत पड़ेगी, हमें फिजिक्स में नहीं उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन कहीं आ जाए, है ना, तो उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो x√x dx, तो इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, देखना जरा, x पावर 1 है और x पावर हाफ है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ में प्रोडक्ट रूल जैसा कुछ नहीं पढ़ना, ना कोई डिवीजन रूल पढ़ना है, ठीक है ना, ना कोई चेन रूल पढ़ना है ना, बस जो रूल बता दिए उसी से हमने काम चलाना है। ठीक है, एक दो टाइप के इंटीग्रेशन और होते हैं, तो वो जब हमें जरूरत पड़ेगी सवालों में आगे फिजिक्स में, वहीं पे हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, उनकी फिलहाल जरूरत नहीं है, जिन सवालों में जहां पे फिजिक्स में जिन चैप्टर्स में उनकी जरूरत पड़ेगी उनको वहीं पे हम बच्चों डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देखो x√x, तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, x पावर 3/2 dx, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, x पावर 3/2 dx। तो बताओ इससे कितना आ जाएगा, x पावर n+1, x पावर n+1 अपॉन n+1, x पावर n+1 अपॉन n+1, तो बोलो कितना हो गया है, कितना हुआ बोलो, ये x पावर बोलो कितना हो गया 2, तो x पावर कितनी हो गई है 5/2 अपॉन में कितना आ गया बोलो ये 5/2, तो आंसर कितना आया 2/5 x पावर 5/2, 2/5 x पावर 5/2। तो बोलो ये इंटीग्रेशन समझ में आया सब लोगों को, आसान है ना, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना, बिल्कुल अच्छी बात, तो आसान पार्ट है, बिल्कुल बढ़िया से हमने प्रैक्टिस की हर चीज की, इसकी भी उतनी अच्छे से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, और करते हैं जरा, और आओ। आओ जरा ना, अब थोड़ा देखो, अगला इंटीग्रेशन कर रहे हैं e पावर -x dx 0 to infinity, e पावर -x dx 0 to infinity। ठीक है, अब इसको कैसे करना है जी, अब थोड़ा सा वो वाली चीजें यूज कर रहे हैं कि अगर कोई कोफिशिएंट होता है तो क्या करना पड़ता है, कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। वो लोग किया था ना हमने इंटीग्रेशन e पावर ax प्लस b, बोलो उसका इंटीग्रेशन क्या देखा था, अगर याद नहीं है तो जरा पीछे नोटबुक में देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax प्लस b क्या लिखा था जरा देखो, बोलो खोला पेज, क्या था बताओ जरा, बोलेंगे मेरे साथ क्या था वो, कोफिशिएंट से क्या करना है डिवाइड, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो 1/a e पावर ax प्लस b। ठीक है, तो जरा देखो फिर यहाँ पे, तो देखना जरा यहाँ पे क्या आया है e पावर -x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, पहले तो इंटीग्रेशन ही करना है, लिमिट से हमें क्या मतलब, फिलहाल तो कोई मतलब नहीं ना, तो पहले तो इंटीग्रेशन के रूल ही लगाने हैं। तो देखो e पावर -x, अब बताओ जो कोफिशिएंट है उससे क्या करोगे डिवाइड, क्या है कोफिशिएंट x के साथ
-1 है ना, तो क्या करोगे, कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे। ये तो रूल बताया था। अगर 1 होता तो कुछ नहीं करते, कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, है ना। पर कोफिशिएंट है यहाँ पे तो उससे क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। ये रूल देखो हमने लिखा है। अब देखो 0 to इन्फिनिटी, तो अब बताओ ये क्या हुआ, माइनस, ये -1 ही है ना, इसको तो माइनस ही रहने दो। अब देखो जरा ध्यान से, अब क्या करना है, जहां जहां x हो वहां लगेगी पहले क्या, अपर लिमिट, फिर माइनस साइन लगाएंगे, और जहां जहां x हो फिर वहां क्या लगाओगे, लोअर लिमिट लगाओगे। तो पहले x की जगह क्या पुट करोगे, इन्फिनिटी, तो क्या आ जाएगा e पावर माइनस इन्फिनिटी, माइनस, अब x की जगह क्या पुट करोगे, 0, तो बताओ e पावर -0 तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ये e पावर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब आओ e पावर माइनस इन्फिनिटी, किसी भी, ये नंबर ही तो होता है, e तो 2.7 होता है ना, तो किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस इन्फिनिटी होगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सोच के देखो, मैं बोल रहा हूँ एक नंबर है, मान लो 2, उस पे पावर लगा दी माइनस इन्फिनिटी, तो इसको क्या लिखोगे, पहले 1/2 पावर इन्फिनिटी लिखोगे ना, है ना, 1/2 पावर इन्फिनिटी लिखोगे ना, रो लिखोगे ना इसको। तो बताओ किसी भी नंबर की पावर अगर इन्फिनिटी लगा दो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ 0 हो जाएगी ना। ऐसे ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिटी लगाओगे तो वो नंबर तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस इन्फिनिटी लगाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। माइनस e पावर 0, किसी भी नंबर की पावर या किसी भी, है ना, वैल्यू की पावर अगर हम 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, है ना। x पावर 0 क्या होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। e पावर 0, किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 लगी हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बताओ आंसर कितना आ गया, +1। ठीक है, आंसर कितना आ गया बच्चों, +1 आ गया। क्लियर हो गई बात, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो सब लोगों को क्लियर है, आई होप बात अच्छे से क्लियर हो गई सबको। ये आ गया, तो ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए बात। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट पार्ट देखो, देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ। ठीक है, देखो यहाँ से एक और सॉल्व कर रहे हैं, e पावर -x प्लस e पावर -2x प्लस e पावर -3x dx। ठीक है, जरा करके बताएंगे सब लोग इसको, है ना, और इसकी लिमिट लगा रहे हैं 0 से लेके 1। ठीक है, जरा जल्दी से, आसान सवाल है, एकदम सिंपल, है ना, जरा करके देखेंगे और बताएंगे आंसर कि क्या आंसर आ रहा है ना। तो करो, जरा करो, देखो इसको जल्दी से जरा सॉल्व करके देखो, बताएंगे इसको। तो देखना अब यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, e पावर -x, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e पावर -x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम रहता है, और कोफिशिएंट से डिवाइड। तो कोफिशिएंट से डिवाइड का मतलब एक तरह से माइनस ही हो गए। अरे यार, -1 से डिवाइड करोगे तो वही बात है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 1/-1 क्या है, -1 ही है। आ गया हो इसमें क्या करना है, -2 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा, e पावर -2x। ठीक है, इसमें क्या करोगे बताओ, -3 से डिवाइड, तो क्या करोगे बोलो, -1/3 e पावर -3x। और इस पे लिमिट क्या लगा दोगे, लिमिट क्या लगा दोगे, 0 से लेके 1। लिमिट क्या लगा दोगे बताओ, 0 से लेके 1 लगा दोगे। अब क्या करें, अब तो बस सिंपल अपर माइनस लोअर, है ना। अब क्या करें बोलो, अपर माइनस लोअर, तो अपर माइनस लोअर कर दो। पहले अपर लगाओ, तो माइनस में e पावर -1, -1/2 e पावर -2, माइनस में 1/3 e पावर -3, इतना हो गया। माइनस लोअर लिमिट, लोअर में 0 लगाओ यहाँ पे, है ना, तो 0 लगाओगे तो e पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, है ना, e पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ बोलो, -1, माइनस में यहाँ भी कितना हो जाएगा, हाफ, और इसको क्या कर दोगे, माइनस में 1/3, है ना, e पावर 0, e पावर 0, e पावर 0 क्या होगी, 1 होगी। तो बस इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई कर लो और सॉल्व कर लो, और e के फॉर्म में ये आंसर छोड़ देना है ना, e के फॉर्म में ये आंसर रह जाएगा। इसको आगे और सिंप्लीफाई कर लो और यहाँ से जो है फाइनल आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, बस e के टर्म में ये आंसर रह जाएगा। क्लियर हो गई बात, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। और देखते हैं, देखो, है ना, नेक्स्ट नंबर लगा लेना। आगे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx 0 to π/2, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx 0 to π/2। ठीक है ना, cos x dx का इंटीग्रेशन, तो बताओ π/2 का मतलब कितना डिग्री हुआ जी,
अरे बोलो भाई, ये तो जानते हैं हम सब लोग। बताओ π/2 का मतलब कितना डिग्री हुआ, बोलना पड़ेगा। हाँ कितना, जरा जोर से। हाँ 90 डिग्री, वेरी गुड। तो देखो 0 to π/2 cos x dx, तो बताओ कितना हुआ फिर ये cos का इंटीग्रेशन क्या हुआ, sin x, तो ये sin x, और ये कितना हो गया 0 से लेके π/2, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा, और 0 से लेके π/2 फिर कितना हुआ बताओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बताओ कितना हुआ ये sin π/2 माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी sin 0, अपर माइनस लोअर। तो x की जगह पहले π/2 पुट करोगे, माइनस फिर x की जगह 0 पुट करोगे, तो अब बताओ sin 90 कितना होता है, sin 90 1 होता है, तो sin 90 देखो 1 हुआ, और sin 0 कितना हुआ 0। बोलो क्लियर हो गई बात, 1 माइनस 0। बोलो सबको समझ में आ गई इतनी बात, बोलो भाई समझ में आ गई ना, चलो ठीक है। कितना आ गया, आगे आओ। इस बार देखो 2 sin x dx 0 to π/4, 2 sin x dx 0 to π/4। तो मैंने क्या बोला था, ये इंटीग्रेशन और dx दोनों मिलके क्या बताते हैं कि इस पे इंटीग्रेशन का रूल लगाना। तो बताओ ये 2 क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx 0 करते जाना है ना, मेरे करने से पहले अटेम्प्ट जरूर करना, ठीक है, मैं कर रहा हूँ उसके बाद में तुम पहले अटेम्प्ट जरूर करना है ना। तो 0 से अभी नहीं किया अटेम्प्ट, तो पहले अटेम्प्ट कर लो। तो ये 2 बाहर और 0 to π/4 sin x dx, तो बताओ कितना हो गया, ये 2 ले लो बाहर, और sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos x, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos x, sin का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos, और क्या लगाओगे 0 से π/4, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos कर दिया, और ये 0 to π/4। क्लियर हो गई बात। तो बताओ अभी कितना हो गया, माइनस में 2 है ना, अपर माइनस लोअर, तो अपर कितना हुआ बोलो, cos x की जगह क्या पुट करोगे π/4, x की जगह क्या पुट करोगे π/4, माइनस अब x की जगह क्या पुट करोगे 0, तो ये कितना हो जाएगा बोलो cos 0, कितना हो गया बोलो ये cos 0। चलो भाई सबको समझ में आ गई इतनी बात। इक्वल टू -2 cos 45 होता है ना, पाई की जगह 1 पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो पाई रेडियन की जगह 180 डिग्री पुट कर लो, तो 180/4 कितना हो गया 45 हो गया। तो cos 45 कितना होता है बोलो 1/√2 होता है, माइनस cos 0 कितना हो जाएगा 1, बोलो cos 0 कितना हो जाएगा 1, सही है। तो बताओ फिर आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू एलसीएम लेना है, बस सॉल्व करना है। अब ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/√2, माइनस से मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 2 इंटू 1 माइनस 1/√2, यही क्या आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप सब लोगों को इतनी बात क्लियर है। चलो जी बहुत अच्छी बात है ना। तो रफ करते हैं, देखो इसको अब, ठीक है, नोट कर लेना इसको पॉज करके। और देखो नेक्स्ट ना, नेक्स्ट नंबर डालो, और देखो फिर इसमें 0 से पाई है ना, 0 से π/4 sin 2x dx, ठीक है, 0 to π/4 sin 2x dx, ठीक है। तो इसको कैसे करें जी, है ना, इसको कैसे करें जी, तो देखो इसको कैसे करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो माइनस कॉस, ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, है ना। तो देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x, और अगर कोई कोफिशिएंट होता है तो उससे डिवाइड भी करना पड़ता है, तो कोई कोफिशिएंट है तो उससे हमने क्या कर दिया डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। ध्यान रखना है 2 कटेंगे नहीं, एंगल के अंदर है, पहले भी बता चुका हूं मैं ये बात, है ना। तो ये हो गया, ऐसे सही हो गई बात। अब बताओ फिर ये क्या है, ये 0 से लेके π/4 है, बोलो क्लियर हो गई ना बात सबको। तो चलो बस अब तो कुछ नहीं बचा, अब क्या करें -1/2 अपर माइनस लोअर, तो क्या करेंगे cos 2 इंटू π/4 माइनस cos 0, माइनस में कितना करेंगे बच्चों cos 0, ठीक है। तो बोलो कितना हो गया ये -1/2 2 π/4, तो cos 90 cos π/2 माइनस cos 0 कितना हो गया, उसकी वैल्यू लिख देते हैं 1। cos 90 कितना होता है बोलो 0 होता है, तो cos 90 0 होता है, तो 0 माइनस 1 कितना हो गया आंसर +1/2, ठीक है। आंसर कितना हो गया +1/2 हो गया। क्लियर हो गई बच्चों बात, सबको अच्छे से क्लियर है। चलो ठीक है ना, एक नोट लिख लो, एक नोट लिख लो, वैल्यूज के रिगार्डिंग है वो, ठीक है। फर्स्ट नोट लिखो
साइन n पाई इक्वल टू 0 वेयर n इक्वल टू n is where n is any integer, where n is any integer। देखो n अगर कोई भी इंटीजर हो ना, जैसे n की वैल्यू मान लो -2 -3 -4 या 2 3 4 कुछ भी हो, तो साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इसको ASTC रूल से निकाला भी जा सकता है, बाकी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन -5 पाई 0, है ना। पाई 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लो या माइनस में भी ले लो, इनकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। और cos n पाई के केस में देखो, cos n पाई इक्वल टू +1 इफ n is even integer, ठीक है। और cos n पाई इक्वल टू -1 इफ n is odd integer, ठीक है। n is odd integer, ठीक है। मतलब क्या, जैसे मान लो cos पाई की वैल्यू बतानी हो, odd हुआ ना, नहीं इवन हुआ, देखो है ना। अगर मान लो n की वैल्यू 1 बतानी है तो ऑड में हमने क्या लिखा? -1, ठीक है। यहाँ हो देखो, जैसे cos 2 पाई की वैल्यू निकाल ली, जैसे मान लो cos 2 पाई की वैल्यू निकालनी हो तो cos 2 पाई की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी? +1 हो जाएगी। cos 4 पाई +1, cos 6 पाई +1। जब तक ये n इवन नंबर हो तब तक ये क्या होता है? +1 होता है। और जैसे कि ऑड हो, जैसे मान लो n की वैल्यू 1 ले ली हमने, ऑड ले लिया ना, cos पाई कितना होता है? -1। ये तो हमने प्रूव भी किया हुआ है ना। ऐसे cos 3 पाई कितना होता है? वो भी -1। cos 5 पाई कितना होता है? वो भी क्या होता है? -1। तो इन वैल्यूज की भी कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, तो ध्यान रखेंगे कि sin पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सारे क्या होते हैं? 0। पर cos पाई 3 पाई 5 पाई अगर ऑड है तो -1 और इवन है तो +1। ऑड का तो ध्यान ही रहेगा, cos पाई की तो वैल्यू तुम्हें पता ही है -1 होती है, तो बस ऑड होता है तो -1 और इवन होता है तो +1, ठीक है ना। एक तो चीज देखो ये लिखी, इसको नोट कर लो। देखो एक प्रॉपर्टी में और लिखवाने वाला हूँ, वो लॉग फंक्शन के रिगार्डिंग है ना। इसको लिख लो पहले, फिर दूसरी प्रॉपर्टी भी लिखते हैं। रब कर रहा हूँ देखो ऊपर में, सेकंड देखो एक प्रॉपर्टी में लॉग के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। लॉग फंक्शन के रिगार्डिंग, है ना। तो देखो log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n। हो सकता है तुमने पढ़ी भी हो प्रॉपर्टी, है ना। ये log की प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर m इंटू n होता है तो log m प्लस log n उसको लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली देखो सेकंड, अगर log m अपॉन n होता है तो उसको ऐसा कर सकते हो log m माइनस log n, ठीक है। सिमिलरली देखो थर्ड, अगर log m पावर n होता है तो पावर आगे आ जाती है, तो क्या हो जाएगा ये n log m, ठीक है। और देखो अगर log ये बेस और नंबर सेम होते हैं, है ना, अगर बेस और ये नंबर सेम होते हैं तो log की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। अगर ये log और ये बेस और नंबर अगर सेम होते हैं तो log की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और log 1 इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0 होती है। log 1 क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना। तो बेस में ना, बेस में कभी 1 नहीं होता, है ना। तो ऐसा नहीं है कि तुम इसको 1 1 लोगे तो फिर पूछोगे कि इधर 1 आ गया तो अब 0 बोलेंगे क्या, है ना। कुछ पर्टिकुलर बेस डिफाइंड होते हैं, वो बेस ही होते हैं बस, है ना। जैसे log के बेस में कभी 0 नहीं होता, log के बेस में कभी 1 नहीं होता, तो ऐसी वैल्यू हमें मिलेंगी नहीं, है ना। ऐसी वैल्यू हमें मिलेंगी नहीं। log की डिटेल तो पूरी मैथमेटिक्स में पढ़ी जाती है, तो उसकी फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें तो बस ये ध्यान रखना है, जैसे मान लो ये 10 आ गया, ये भी 10 आ गया, है ना, तो उस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये 20, ये भी ज्यादातर log के बेस में क्या आएगा हमारे लिए? या तो e आएगा, स्मॉल e, या फिर 10 आएगा, है ना। या तो e आएगा या 10 आएगा। तो मैं एक बात बताई थी मैंने कि log के बेस में अगर e होता है, log के बेस में अगर e होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं? ln x भी लिखते हैं, है ना। log के बेस में अगर e होता है तो उसको बच्चों हम क्या लिखते हैं? ln x भी लिखते हैं। और अगर केवल log x लिखा हो तो उसको बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है? log के बेस में 10 माना जाता है।
अगर केवल log x लिखा हो तो हम उसको क्या मानते हैं कि बेस में क्या है 10 है। तो ये वाला log तुम्हें ज्यादातर केमिस्ट्री में काम में आएगा, एक आधा चैप्टर फिजिक्स में भी जरूरत पड़ेगी इसकी, है ना, पर केमिस्ट्री में भी तुम्हारे यूज में आएगा कि जब log x लिखा हो तो उसके बेस में क्या मानते हैं 10 मानते हैं, है ना। तो बस ये याद रखना है, इसके डिटेल में नहीं जाने की जरूरत हमें, बस इसके प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है कि ऐसा कहीं आ जाए तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर इन 3 की जरूरत पड़ेगी, बाकी ये तो 2 वैल्यू है कि बेस और नंबर सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है ना, और अगर ये 1 और log 1 तो उस केस में 0 हो जाती है ना। ये बेस कभी 1 नहीं होता, है ना। तो ये मत सोचना कि ये 1 1 हो जाएंगे तब क्या करना है, ठीक है ना, क्योंकि 1 का तो आपने 0 बताया है ना। बेस कभी 1 नहीं होगा, अनडिफाइंड होता है log उसमें, है ना। तो log की पूरी प्रॉपर्टीज है, पूरा चैप्टर होता है log पे बेस्ड लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। तो उसकी नहीं हमें जरूरत है, बस इतनी बात हम ध्यान में रख लेंगे, ठीक है कोई बात, ठीक है चलो ओके। रब करता हूँ, देखो इसको मैं और देखो अब, है ना, एक सवाल बताओ, है ना, उसी के कंटिन्यूएशन में नंबर डालना, उसी के कंटिन्यूएशन में नंबर डालना। देखो ये 0 to पाई बाय ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी क्या है बच्चों, एंगल में है, और ए क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये ओमेगा टी एंगल के अंदर है, ओमेगा भी क्या है, कांस्टेंट है, और ये ए भी क्या है, कांस्टेंट है ना, और ये टाइम वेरिएबल है, और ये लिमिट 0 से पाई बाई ओमेगा लगी हुई है। तो जरा एक बार सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरीके से इसको हमने सॉल्व करना है और क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो जरा करो, बोलो कर लिया, बोलो भाई कर लिया कि नहीं, तो चलो ठीक है करते हैं। तो लो भाई आगे, ये देखो ए बाहर लिया, और ये 0 to पाई बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब जरा बताओ टी के साथ कोफिशिएंट आ गया ना, टी के साथ कोफिशिएंट आ गया ना, तो बताओ कोफिशिएंट से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो कोफिशिएंट से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है, माइनस कॉस होता है, और कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, कर दिया डिवाइड। अब देखो माइनस कॉस ओमेगा टी 0 to पाई बाय ओमेगा, है ना, माइनस कॉस ओमेगा टी 0 to पाई बाय ओमेगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, अरे बोलो भाई बात समझ में आ रही है क्या, हाँ तो ठीक है चलो फिर माइनस में ए बाय ओमेगा। तो अब बताओ क्या करें, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, तो कॉस ओमेगा इनटू पाई बाय ओमेगा, ठीक है, कॉस ओमेगा इनटू ये पाई बाय ओमेगा माइनस कॉस 0 माइनस कॉस 0, है ना। लोअर लिमिट क्या हो गई, कॉस 0 लगा दी, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, है ना। तो बताओ कितना आ गया, ये माइनस में ए बाय ओमेगा, अपर माइनस लोअर, तो बताओ कॉस पाई कितना होगा, कॉस 180 डिग्री बोलो क्या होता है, -1 बताया था अभी, माइनस कॉस 0 कितना होता है 1, ये लो आंसर कितना आ गया, प्लस में 2a बाय ओमेगा आ गया, प्लस में 2a बाय ओमेगा आ गया, ठीक है। तो क्लियर हो गई सब लोगों को बात, देखो इतनी, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, सबको अच्छे से पता लगी बात। एक सवाल और देखो करें, है ना, बढ़िया एकदम जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो इंटीग्रेशन की, कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए। करो जरा इसको, करो जरा, अरे इसको करो, 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये वाला करके बताओ, देखो इसका आंसर बताना मुझे, 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसको जरा सॉल्व करके बताना जरा जल्दी, पॉज कर लो स्क्रीन और सॉल्व करो पहले, है ना, फिर इसका आंसर बताओ। तो मैं कर रहा हूं देखो, है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, बताओ, और लिमिट लग जाएगी बस 0 से लेके पाई बाई 4, ठीक है। अब क्या करें, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बोलो अब क्या करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बताओ x की जगह पहले क्या पुट कर दें, पाई बाई 4, यहाँ भी, तो माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 माइनस, अब x की जगह 0 यहाँ भी, तो कितना हुआ बोलो, माइनस कॉस 0, और यहाँ भी x की जगह 0, तो बोलो कितना हो जाएगा साइन 0, ठीक है। तो अब बताओ कितना हुआ, ये कैंसिल ही हो गए,
अरे यार ये भी 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है, कैंसिल आउट। फिर बताओ इधर क्या बच रहा है, ध्यान से जरा। cos 0 की वैल्यू बोलो कितनी, अरे बोलो cos 0 की वैल्यू कितनी, -1, और sin 0 की वैल्यू कितनी, अरे बोलना पड़ेगा, चुपचाप बैठे हैं देख रहे हैं क्या, देखा, अरे बोलो भाई, बोल के, हाँ जरा एनर्जी के साथ बैठना है, फिजिक्स का वीडियो देख रहे हो है ना, जरा एनर्जी के साथ। तो ये -1 और ये sin 0, ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये +1। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ रही है, ये हमने ऐसे इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। तो चलो भाई ठीक है। फिजिक्स सॉल्व करते टाइम एनर्जी पूरी चाहिए, पूरा दिमाग एकदम फोकस। देखो क्या जबरदस्त हम फिजिक्स में हो जाएंगे, है ना। तो आगे देखो, फिर नेक्स्ट देखो, एक और तुमसे सवाल कराते हैं। देखो नेक्स्ट देखो, dx/x a to b, ठीक है, dx/x a to b, तो dx/x a to b, ठीक है। तो जरा बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dx/x कितना हो जाएगा, बोलो ln x हो जाएगा ना, dx/x बोलो, इसमें नहीं x⁻n+1 लगता है, बताया था तुम्हें, इसमें तो नीचे 0 हो जाना है, इसमें x⁻n+1 नहीं लगता है ना। x n अगर -1 हो जाता है, x को ऊपर लेके जाओगे -1 बनेगा, तो n-1 के लिए वो रूल नहीं चलता, कौन सा वाला, x⁻n+1/n+1 वाला रूल जो है नहीं चलता। उसके लिए क्या रूल है, अलग से रूल है, बोलो क्या बताया था, इंटीग्रेशन dx/x, बोलना पड़ेगा क्या था, बोलो इंटीग्रेशन dx/x, बिल्कुल बढ़िया, ln x, वेरी गुड, सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सब लोगों को बोलना है मेरे साथ, है ना, ln x, और ये बोलो क्या हो जाएगा a to b, बोलो क्लियर हो गई बात। तो अब बताओ, है ना, तो अब क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पहले क्या पुट करोगे b, माइनस फिर x की जगह क्या पुट करोगे a, बोलो। अब देखो, अब इसमें ये भी आंसर सही है वैसे तो, पर अभी एक प्रॉपर्टी भी पढ़ के आए हम, ln m माइनस ln n, तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, ln m/n, इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो ln m/n, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ln m/n, तो ln b/a हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। आगे बढ़े फिर थोड़ा, है ना, आगे एक और बताओ, देखो dx/x - c a to b, dx/x - c a to b, जरा ये बताओ, बताओ जरा करके इसका क्या आंसर आएगा, इसको भी जरा जल्दी से सॉल्व कर दो, और इसका भी आंसर देखो बता दो, इसका आंसर देखो क्या आएगा, करें बोलो, बताओ। ये dx/x जैसा ही तो है यार, dx/ax+ भी बताया था ना तुम्हें, तो क्या इंटीग्रेशन होता है जी इसका, बोलो भाई क्या इंटीग्रेशन होता है इसका, ln x होता है। तो क्या करेंगे, बोलो ln x - c, और जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, तो अब x का कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो डिवाइड कर लो, कुछ नहीं फर्क पड़ना, है ना। बोलो ax + b का एक रूल लिखाया हुआ है पीछे देखो नोट्स में, dx/ax + b, तो क्या करोगे, कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे, तो dx/x - c का मतलब बोलो क्या हो जाएगा, ln x - c हो जाएगा, ठीक है। तो ln x - c हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ लिमिट क्या लगाएं, लिमिट क्या लगाएं, देखो a से लेके b, लिमिट क्या लगाएं, a से लेके b, इतनी बात समझ में आ गई सबको, a से b लिमिट लगाना है, ठीक है। तो वो तो dx/x का इंटीग्रेशन ln x हो गया ना। अब बताओ तो क्या होगा, बताओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln b - c, x की जगह पहले क्या पुट करोगे b, c तो कांस्टेंट है यार, x की जगह जो वेरिएबल होता है उसकी जगह पुट की जाती है लिमिट्स, तो वो कौन है वेरिएबल, x है, तो x की जगह पहले क्या पुट किया b, माइनस x की जगह अब क्या पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे a, c तो फिक्स रहेगा, c कांस्टेंट है, वेरिएबल जो होता है ये x, ये t, ये v, इनकी जगह पे पुट करते हैं, तो बताओ x की जगह पे a पुट करोगे ना, तो x की जगह a पुट करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, a - c, तो बताओ ये भी तो ऐसा लिख सकते हो, log m माइनस log n, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, log m/n, तो ये b - c अपॉन a - c, है ना, log m माइनस log n, तो ये क्या हो जाएगा, log m/n, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात, अरे बोलो भाई क्लियर हो गई ना बात, चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। देखो बच्चों बहुत अच्छा तुम कर रहे हो, सारे सवाल का आंसर तुमने एकदम
जबरदस्त, देखो निकाला है, बहुत बढ़िया है ना। एक और बताओ, देखो ठीक है। आज मैंने कहा था देखो पूरा वीडियो हमने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आज इंटीग्रेशन की। एक आसान सवाल दे रहा हूँ बिल्कुल, इक्वल टू 8/3, ठीक है। अगला नंबर डाल देना क्वेश्चन का, 0 to n x स्क्वायर dx इक्वल टू 8/3। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n। जरा बताओ, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n, बताओ जरा। पॉज करो स्क्रीन, देखो सॉल्व करो पहले। देखो फिर n निकालना है, थोड़ा अलग सवाल। तो पहले क्या करोगे, पहले तो इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकाल लोगे और उसको किसके बराबर कर दोगे, 8/3 के बराबर कर दोगे। उससे क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये अलग है ना थोड़ा सवाल, थोड़ा चेंज कर दिया हमने। अब इसमें n की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो कुछ नहीं करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व ही करना है ना। तो पहले तो क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व ही करेंगे। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, देखो तो सॉल्व करेंगे तो बोलो कितना आएगा, कर देंगे डायरेक्ट, बोलो x³/3 और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके n, बोलो x³/3 और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके n। और ये क्या है, बोलो ये है 8/3, ये क्या है, बोलो 8/3, ठीक है। अब क्या करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बोलो अब क्या करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करते हैं, पहले x की जगह क्या पुट करते हैं, n पुट करते हैं। तो x की जगह पहले n पुट कर दिया, तो n³/3 माइनस, अब x की जगह 0 पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो 0³/3 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 8/3 हो गया, इक्वल टू बोलो क्या हो गया, 8/3 हो गया। तो बताओ ये तो सब 0 हो गया ना, ये 3 भी कट हो जाएंगे, तो n³ की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। बोलो क्यूब रूट कर दो दोनों तरफ क्यूब रूट कर दो, तो 8 पावर 1/3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। 8 पावर 1/3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई ना बात, चलो ठीक है, वेरी गुड। देखो रब करते हैं, देखो इसको, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नंबर डालो। और देखो ये भी थोड़ा अलग सवाल कराते हैं, देखो तुम्हें ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे ग्राफ बना रखा है, ये y और ये x, और ये ऐसे ये दे रखा है, और ये 0 और ये 4, इसकी इक्वेशन दे रखी है, y = 4, y = 3x², ठीक है। फिर हमसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट शेडेड एरिया, कैलकुलेट शेडेड एरिया। ये जो शेडेड एरिया ना, यहाँ तक का पूरा एरिया अंडर कर्व, वो निकालना है ना, वो निकालना है। शेडेड एरिया बच्चों हमें कैलकुलेट करना है, तो जरा करेंगे कैलकुलेट, जल्दी से जरा सॉल्व करेंगे और बताएंगे देखो क्या आंसर यहाँ पर आएगा। एरिया का इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, ये शेडेड एरिया निकालना है, इसकी इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है। करो जरा एक बार पॉज कर लो स्क्रीन और सॉल्व करो जल्दी से। तो देखो ये क्या होगा, देखना, देखो इंटीग्रेशन। अब यार एरिया अंडर कर्व कैसे आता है, एरिया अंडर कर्व इंटीग्रेशन से आता है ना। अगर फंक्शन की इक्वेशन दे रखी है तो इंटीग्रेशन से आता क्या है, इंटीग्रेशन से क्या आएगा, एरिया अंडर कर्व आएगा। इसका मतलब हमें निकालना क्या है, 0 to 4, ये जो कर्व है जिसकी कुछ y है मान लो वो, और उस y की वैल्यू x के फॉर्म में दे रखी है ना। तो बस वही तो होता है एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व ही तो निकालना है, वो किससे आ जाता है, इंटीग्रेशन से आ जाता है ना। तो देखो 0 to 4, y की वैल्यू कितनी हो गई 3x² dx, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x² dx। तो 3 को ले लो बाहर और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x² dx और 0 से लेके 4, ठीक है। 3 को बाहर ले लो और x² dx। तो बताओ ये 3x² का इंटीग्रेशन कितना हो गया x³/3, और ये लिमिट क्या लगा दोगे 0 से लेके 4, है ना। ये 3 बाहर और x³/3 और ये 3 कट कर दो, ठीक है। तो बताओ कितना आ गया, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो कितना आ गया बताओ, ये 64 आ गया, है ना। बोलो 4³ - 0³ बोलो, समझ गए अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो तुम एकदम जबरदस्त सारी बात समझ चुके हो।
4 क्यूब माइनस, तो ये कितना आ गया 64 आ गया, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा 64 है ना। तो स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, है ना। 64 एरिया बोल रहे हैं ना, तो स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ऐसे बस याद है, ठीक है। तो बस ये आंसर हो गया। इस तरीके से बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बेसिक तरीका है इंटीग्रेशन सॉल्व करने का। अब इसका फिजिक्स में क्या यूज है, फिजिक्स में किस तरीके से हमें इसको अप्लाई करना है, वो पार्ट देखो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इसका फिजिक्स में किस तरह से इसकी एप्लीकेशन लगानी है। तो जो अगला वीडियो होगा वो पूरा डेडिकेटेड होगा एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन पे, है ना। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन की बात करेंगे इसके अगले वीडियो में, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।